Good morning, students. Myself, Kamlesh B. Narwani, once again represent with you with our lesson 10, the organs of government. And in the previous three videos, we had been discussed the organs of government, and this is the principle of division of labors as legislature, types of legislature, unicameral and bicameral, Lok Sabha and Rajya Sabha, the Speaker of Lok Sabha, and the process to making a bill and act. In legislature at the state level, legislative assembly and legislative councils, executives, the president, qualifications, functions and powers of president, the vice president and the prime ministers. And now in this video we will be discussed in executives, the state executives, and this the governor, the chief minister and councils of ministers, administrative systems, governance at the local level. There are three structure of the Panchayati Raj, Institute of Local Self-Governance at the rural level and urban level, and at last judiciary. So let's start now. The governor. Governor is appointed by the President of India on the advice of the councils of ministers headed by the Prime Minister. Who is appointed the governor? The President, but at the advice of councils of minister headed by the Prime Minister. यानी गवर्नर को अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन वह भी प्राइम मिनिस्टर्स और उसकी जो कैबिनेट होती है उनकी एडवाइस पर. द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ पर्सन एज द गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट. एक गवर्नर को वह एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर भी बना सकता है. एनी सिटीजन ऑफ इंडिया who is 35 years of age or above may be appointed as the governor. इंडिया का कोई भी सिटीजन जिसकी की एज 35 ईयर्स है उससे ज़्यादा हो वह गवर्नर बन सकता है. द टर्म्स ऑफ द गवर्नर इज़ फॉर 5 ईयर्स. उसकी टर्म पीरियड, उसका जो जॉब करने का ड्यूरेशन होता है वह 5 साल का होता है, लाइक प्रेसिडेंट. हाउ इवन he hold office during the pleasure of the president and can be removed from office even before the expiry of his term, or he can also be transferred to any other state as the governor. हाँ, प्रेसिडेंट चाहे तो उससे अपने पद से हटा सकता है क्योंकि वह प्रेसिडेंट की इच्छा के अनुरूप ही बना होता है. ठीक है, या फिर उसका किसी दूसरे स्टेट में एज ए गवर्नर ही ट्रांसफ़र भी कर सकता है. द गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट. जैसे प्रेसिडेंट हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशनल और फॉर्मल हेड होता है, उसी तरह से गवर्नर भी एक पर्टिकुलर स्टेट का जिसका कि वह गवर्नर होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है. ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर वेस्टेड इन हिम. ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर हु हैज़ ए क्लियर मेजोरिटी. Like president appoint the prime minister, okay, who is the clear majority. Like this, governor appoint the chief minister who is the clear majority. He also appoints other members of the councils of minister on the advice of the chief minister. जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे उसके अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, उसी तरह से गवर्नर भी चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे उसकी कैबिनेट को अपॉइंट करता है. ही अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल, द चेयरमैन, द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस. ही इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट्स. प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है. इसी तरह से गवर्नर प्रेसिडेंट की एडवाइस पर, कंसल्टेशन पर हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है. द गवर्नर हैज सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव पावर्स ऑल्सो.
He summon and progress the session of the state legislature. वह स्टेट लेजिस्लेटिव की के हाउसेज को समन कर सकता है, उन्हें बुला सकता है और उनकी मीटिंग को डिसॉल्व भी कर सकता है. ही कैन डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स फुल टर्म. उसके 5 साल पूरे होने के पहले भी उन्हें डिसॉल्व कर सकता है. ही कैन ऑल्सो इशूज ऑर्डिनेंस. ए बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बिकम ए लॉ ओनली आफ्टर द गवर्नर्स असेंट टू इट. हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ा था कि एक प्रेसिडेंट की असेंट के बाद में ही एक बिल कानून बनता है, उसके सिग्नेचर के बाद ही. इसी तरह से स्टेट के अंदर गवर्नर के साइन के बाद में ही एक बिल कानून बनता है. द पोजीशन ऑफ द गवर्नर इन ए स्टेट इज सिमिलर टू द ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ एट ए सेंटर. ही पावर्स आर actually exercised by the councils of minister headed by the chief minister. यहाँ हमने देखा था कि प्रेसिडेंट को अपनी सारी पावर्स प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट से एडवाइस करके यूज में करनी पड़ती है. तो रियल पावर्स किसके अंडर में थी? रियल पावर्स थी प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट में. सिमिलरली गवर्नर भी जो भी वर्क करता है चीफ मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट के अकॉर्डिंग करता है, इसलिए रियल पावर्स चीफ मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट में होती है. बट द गवर्नर कैन एक्सरसाइज सर्टेन पावर्स इंडिपेंडेंटली ऑल्सो. लेकिन गवर्नर की अपनी खुद की भी पावर होती है, ऐसा नहीं है कि वह सारी पावर्स चीफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग यूज करता है. Normally, the governor of a state is ex officio chancellor of all the universities of the state. यानी कि जो गवर्नर होता है वह एक स्टेट में जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती है उनका चांसलर होता है. A governor can belong to any political party, but after assuming his post, the governor has to perform his duties firmly and impartially. गवर्नर पहले चाहे अपनी पोस्ट पे आने के पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हो, लेकिन जब वह गवर्नर बन जाता है तो उसे सभी पार्टीज़ के साथ में इम्पार्शली बिहेव करना होता है. द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स. सो द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. चीफ मिनिस्टर को अभी हमने पढ़ा था कि गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है. द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर्स. लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी से वोट मिलते हैं, मेजॉरिटी से सीट्स मिलती हैं, वह उसके लीडर को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है. इफ़ नो सिंगल पार्टी गेट द मेजॉरिटी, द लीडर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज constituting the majority or the leader of the largest party having the support of the majority is appointed as the chief minister. यहाँ ये चीज़ समझिए, हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 182 सीट्स हैं. अगर किसी भी मेजॉरिटी को, अगर किसी भी पार्टी को 92 सीट्स, क्योंकि वैसे क्लियर मेजॉरिटी कब आती है? मोर देन हाफ. सो 91 होती है या सॉरी हाँ 91 होती है हाफ. और अगर 92 सीट्स किसी भी नहीं मिलती है तो क्या होता है, अगर 3 या ज़्यादा पार्टीज हैं तो उसमें किन्हीं भी 2 पार्टीज़ की सीटें मिला करके अगर मोर देन हाफ हो जाती हैं, क्लियर मेजॉरिटी मिल जाती है, तो वो दोनों ही पार्टीज कॉम्बिनेशन में अपनी सरकार बनाती है. Other members of the councils of minister are also appointed by the governor on the advice of the chief minister, through the administration of the state is carried out in the name of the governor. In reality, the chief minister and the councils of minister enjoy most of the powers of the governor. क्योंकि जो अदर मेंबर्स को भी चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे गवर्नर के द्वारा चूज़ किया जाता है, जबकि रियल पावर्स तो इन सारी पावर्स का यूज़ तो चीफ मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट करती है, लेकिन किसी भी स्टेट के अंदर जो रूल चलता है वह गवर्नर के नाम पर चलता है. गवर्नर इन रियलिटी इन गुजरात द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स इज सिचुएटेड इन द न्यू सेक्रेट स्वर्णिम संकुल गांधीनगर. इस लाइन को अंडरलाइन कर देना कि हमारे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का ऑफिस कहाँ है, तो स्वर्णिम संकुल गांधीनगर में है.
The governor administers the oath of secrecy of the chief minister and the councils of minister orally and thereafter they sign the same. कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर्स को और उसके मिनिस्टर्स को अपने पद की शपथ दिलवाता है और उसके ऊपर साइन करवाता है. In the state cabinet ministers there are 4 types of ministers. जैसे सेंट्रल कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर्स 3 तरह के होते थे, यहाँ पे 4 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं. फर्स्ट कैबिनेट, सेकंड स्टेट लेवल, थर्ड डेप्यूटी लेवल एंड फोर्थ है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी. The chief minister distributes the portfolio to the cabinet ministers. He also presents the issues of policy making, transparent administrations, questions of people of the central government. During the time of calamity, he provides basic amenities. कैलेमिटी क्या होता है? आपदाएं. जब भी कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे अभी नेचुरल हो या नहीं हो, अगर कभी कोई आपदा आ जाती है, जैसे अभी ये कोविड-19 की कंडीशंस के अंदर हमने बात की थी कि कई जगहों पे मुफ्त में अनाज बांटे गए थे, उनको खाने के लिए राशन दिया गया था. तो ये बेसिक अम्यूनिटीज़ जो होती है, बेसिक अम्यूनिटी यानी वस्तुएं जो कि हमारे जीवन जीने के लिए उपयोगी होती है, ये सारी चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है. ही प्रोवाइड्स ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टू द स्टेट लेजिस्लेचर. So the chief minister is the torch bearer and pathfinder of the government policies regarding the growth of the state. इसलिए एक स्टेट के डेवलपमेंट के लिए जो चीफ मिनिस्टर का काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह उसके डेवलपमेंट के लिए अपनी मिनिस्ट्री को पथ प्रोवाइड करता है, इसलिए उसे टॉर्च बियरर के नाम से भी जाना जाता है. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव. अब एग्जीक्यूटिव कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है. अभी तक जो भी ये हमने पढ़ा था यह पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव थे. द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फ्रेम वेरियस पॉलिसीज इन डिफरेंट फील्ड्स. और ये जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं स्टेट में या जो सेंट्रल में, ये सारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं जो कि वेरियस पॉलिसीज बनाते हैं अलग अलग फील्ड के अंदर. द डिटेल्स एंड एफिशिएंट implementations of these policies is done by the administrative executives. लेकिन इनको फिर से जनता के ऊपर लागू कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव. ठीक है, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव थे. द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव एडवाइस एंड गाइड्स द स्टेट एग्जीक्यूटिव इन द मैटर्स ऑफ पॉलिसीज. ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर्स, डेप्यूटी कलेक्टर्स, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होते हैं. ठीक है, सो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को एडवाइस दे सकते हैं. इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड फिगर्स. और ये एक फिगर प्रोवाइड करवा सकते हैं कि कितने लोगों के द्वारा उनकी बात को माना गया है, कितने लोगों को सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ मिला है. ये सारा डेटा कलेक्शंस किसके द्वारा होता है? आपके एरियाज़ में भी BLO आते होंगे जो कि अलग अलग डेटास को कलेक्ट करते हैं. जैसे एक आधार कार्ड बना तो किस किस का आधार कार्ड बन चुका है आपकी फैमिली में, सभी के नंबर नोट करके लेकर के जाते हैं. उनके अकॉर्डिंग फिर उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है. तो ये सारा डेटाज जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके द्वारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को प्रोवाइड करवाया जाता है. However, the political executive is not bound to follow the advice of it. लेकिन ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो इस चीज़ के लिए बाउंड नहीं है कि वह एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव की सलाह को माने. नो मैटर हाउ इम्पोर्टेंट और वेलफेयर ओरिएंटेड आर द पॉलिसीज, लॉ इफ दे आर नॉट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव देन इट्स पर्पज इज मैड. नहीं, जिस पर्पज़ से कोई सी भी अगर पॉलिसी बनाई जाती है, जब तक अगर उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन ना हो तब तक उस पॉलिसी को बनाए जाने का कोई मतलब नहीं होता है. सो थस द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी बैकअप टू द एग्जीक्यूटिव्स इन द फॉर्मुलेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ पॉलिसीज. इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स होता है वह नेसेसरी बैकअप प्रोवाइड करता है, यानी कि उनको सपोर्ट देता है. Experts and professionally efficient and experienced public servant in the field of foreign relations, defense, security, force, international trade and commerce, nuclear energy, energy productions,
distributions, banking, insurance, foreign exchange are the backbone of the government. यहाँ इस चीज़ को समझिए कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो नॉलेजेबल होता है पर्सन्स किसी भी फील्ड के अंदर, वो सरकार को बैकबोन देने का काम करते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी क्या करती है? हमारे को सीधा खड़ा रहने में मदद करती है, हमारे डेवलपमेंट में, हमारी ग्रोथ के अंदर हमारी हेल्प करती है। उसी तरह से एक स्टेट की ग्रोथ के लिए ये सारे जो ऑफिसर्स होते हैं, ये सारे उसको डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं। कलेक्टर इज अपॉइंटेड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड हिज ऑफिस इज एट जिला सेवा सदन। तो कलेक्टर होता है वह एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव का, जिसका कि ऑफिस जिला सेवा सदन के नाम से जाना जाता है स्टेट में। देयर एक्सपर्टीज, नॉलेज, administrative insights, broad experience, predictions, administrative efficiency helps them to carry out the administrations effectively. कोई कलेक्टर ऐसे ही नहीं बन जाता है, उससे कई सारा नॉलेज लेना होता है, कई सारा एक्सपीरियंस लेना होता है। तो उसका ये सारा जो नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसकी जो प्रिडिक्शंस होती है, ये सारा किसी भी डिस्ट्रिक्ट को एक बैकबोन देने का काम करते हैं, एक सपोर्ट करते हैं उसकी ग्रोथ के अंदर। सो फ्रॉम द organs of the government, the state executive act as the brain behind the welfare of the peoples, whereas the administrative executive is like the limbs. यहाँ पे वैसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, इनमें फिर से एक बार डिफरेंस समझ लो कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होता है। जैसे कि एक स्टेट में गवर्नर है, उसकी कैबिनेट, और चीफ मिनिस्टर्स हैं, उसकी कैबिनेट हैं। ये जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं, असेंबली के अंदर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, उन सारे डिसीजंस को फॉलो करवाने का काम पीपल्स के द्वारा इम्प्लीमेंटेशन करवा करके उनसे फॉलो करवाने का काम कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, लाइक कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर, एसडीएम्स। सो ये सारे जो पर्सन्स होते हैं, ये अगर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अगर ब्रेन का काम करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव एक लिम्स का काम करता है। एन एमिकेबल रिलेशन बिटवीन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव इज द प्रीरिक्विसाइट फॉर द स्मूथ गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक साइकिल के दो पहिए होते हैं। अगर एक पहिया निकल जाए तो क्या होगा? साइकिल प्रॉपर चल पाएगी? नहीं। उसी तरह से अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दोनों में से अगर कोई प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो हमारी जो स्टेट है वह ग्रोथ नहीं कर पाता है। द पावर्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट इज बिकमिंग मोर सेंटर्ड इन द ब्यूरोक्रेसी। जो हमारी जितनी भी पावर्स हैं वह ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डिपेंड करती है। ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही तंत्र। अब जैसे अगर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उसके अंडर में आने वाले या जो कलेक्टर्स हैं या जितने भी मिनिस्टर्स हैं, ये सारे अगर ईमानदारी से अपने अपना काम करते हैं, तो ये सारी एक ब्यूरोक्रेसी कहलाती है, नौकरशाही कहलाती है। इसी तरह से तो नेपोटिज्म, करप्शन, डिसऑनेस्टी, इनएफिशिएंसी, मिसकंडक्ट, एस्केपिज्म्स आर द एवल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। नेपोटिज्म यानी जातिवाद या भाई भतीजावाद, कि अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस निकली है या अगर कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी चाहिए, तो उसका पहले फ़ायदा अपने रिलेशंस वालों को देना, अपने भाई भतीजावाद को देना। करप्शंस आप जानते ही हैं, भ्रष्टाचार। डिसऑनेस्टी बेईमानी, इनएफिशिएंसी यानी कि निपुणता में कमी होना। सो ये सारी चीज़ें, मिसकंडक्ट यानी किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, ये सारी ब्यूरोक्रेसी की बुराइयाँ होती है। सो टू कंट्रोल सच एविल्स लोकपाल और लोकायुक्त इज नीडेड। इसलिए इन सारी बुराइयों से बचने के लिए किसी भी स्टेट को, हर एक स्टेट के अंदर एक लोकपाल या लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। So, to stop the corruptions, Gujarat state government has started an entire separate department by the name of Anti-Corruption Bureau। इसलिए गुजरात में भी ऐसा एक डिपार्टमेंट है जिसे कि एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम से जाना जाता है, और इसका टोल फ्री नंबर है 1800-2334 एंड 4444।
सो पीपल्स कैन कॉन्टैक्ट द नंबर टू फाइल देयर कंप्लेंट्स। यहाँ पे पीपल्स किसी को भी अगर किसी भी फील्ड के अंदर अगर कभी उनसे कोई करप्शंस हुआ है, कोई अगर उनसे किसी तरह की इलीगल डिमांड्स की गई है, तो वो अपनी कंप्लेंट्स को फाइल करवा सकते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द administrative systems as there is a government comprised of different political parties. The administrative systems helps to excel the development of the government by implementing various development schemes and programs. जितनी भी यानी कि स्कीम्स लॉन्च की जाती है, ये सारी एक स्टेट के द्वारा उसके डेवलपमेंट के लिए लॉन्च की जाती है। नाउ गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल। लोकल लेवल का मतलब होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में अच्छी तरीके से जान सकते हैं, ठीक है। स्टेट के बारे में तो आप बाद में जानेंगे, लेकिन पहले आप आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपने रूरल एरियाज़ के बारे में, या जहाँ पर भी आप लोकलिटी में रहते हैं उसके बारे में आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे हमारे लोकल लेवल की गवर्नमेंट्स के बारे में। सो इट इज़ extremely difficult to carry out the governance of the entire nation from a single place, as the central government has way too many responsibilities. अच्छा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। कैबिनेट कहाँ पे बैठती है? न्यू दिल्ली के अंदर। तो वहाँ से बैठे बैठे किसी भी एक पार्टीज के लिए या एक पर्सन के लिए पूरे एरियाज़ में या पूरी कंट्री के अंदर रूल्स को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। सो द पावर्स इज डिसेंट्रलाइज्ड विद द ऑब्जेक्टिव टू टाइमली सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स। इसलिए हर एक प्रॉब्लम टाइम पे सॉल्व हो जाए। पूरे देश की कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, सो ये सारी प्रॉब्लम अलग अलग सॉल्व हो जाए, इसलिए अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसको डिवाइड किया जाता है। पहले हमने कंट्री से स्टेट्स में डिवाइड किया, अब स्टेट को हमने डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया है। सो एट द लोकल लेवल द इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सब गवर्नमेंट्स हैड इमर्ज्ड। इसलिए लोकल लेवल पे कुछ इंस्टीट्यूट्स को इमर्ज किया गया है। व्हेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ विलेज, टाउन और सिटी इज कैरिड आउट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेल्फ गवर्नेंस द फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव representatives of the people elected by the local in the local institute can such organization are called local institutions और local self governance। इस डेफिनेशन को अंडरलाइन कर देना कि जब भी कभी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर किसी लोकल एरिया के द्वारा ही लोकल लोगों को चुन करके अपने एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए चुना जाता है, तो हम उसे लोकल सेल्फ गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। For example, for administrative efficiency of geographical region, the responsibility and functions of the government are divided in the local organizations. इसके लिए क्या होता है कि हमारे जो देश है वो एक बहुत बड़ा है, वह फिजिकल फीचर्स में भी उसमें कई तरह की डिफरेंसेस हैं। तो एक एरिया का नॉलेज, वहाँ की रिक्वायरमेंट्स के बारे में उसी एरिया के पर्सनस को ध्यान हो सकता है। इसलिए हमारे गवर्नमेंट के अंदर लोकल सब गवर्नमेंट्स को डिवाइडेड किया गया है, ताकि एक लोकलिटी के अंदर जिसकी जो प्रॉब्लम है वो वहीं पे सॉल्व हो जाए। सो इसके लिए government are divided into the local organizations. Similarly, the municipal corporations are the institute of local sub governments. जैसे कि म्यूनसिपलिटी आती है आपके महसाणा में, नगर पालिका, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, ये सारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के एग्जांपल है जो कि अर्बन एरियाज़ के अंदर, जबकि विलेज के अंदर ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। चलो अब हम आगे देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सब गवर्नमेंट्स गिव द ट्रेनिंग विच इज़ अवेलेबल फॉर इलेक्शंस, वोटिंग, ड्यूटीज़, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, एडमिनिस्ट्रेशंस एंड रूलिंग। ये जो लोकल सब गवर्नमेंट्स के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये एक पर्सन को आगे अगर उससे अपना कैरियर पॉलिटिकली में बनाना है, पॉलिटिकल फील्ड में जाना है, तो उससे एक ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक छोटे लेवल पे अगर कोई जैसे कोई पर्सन अगर एक आपके एरिया का पार्षद बनता है, आगे चल के वह अपनी पहचान बनाता है, फिर एज ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हेड बनता है, फिर आगे चल के वह और भी आगे चल के वह एज ए MLA बनता है, तो ये सारा उसको ट्रेनिंग फील्ड मिलता जाता है। It gives an opportunity of self-development as all the
पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड एट द लोकल लेवल फर्स्ट। तो उससे अपना सेल्फ डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट जो वैकेंसीज या जो जो ऐसे प्लान आता है वह पहले एक लोकल लेवल पे ही आता है। इट गिव्स ए चांस टू इम्प्रूव द ल्यूसेंट ऑफ द अपर लेवल टू, और वह अपने आप को एक अगली सीढ़ी पे पहुंचाने के लिए कुछ वैसे एक्सपीरियंस कर सकता है। देयरफॉर लोकल सेल्फ रूल ऑर्गेनाइजेशंस आर नोन एज द ट्रेनिंग स्कूल एंड लेबोरेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रूवमेंट इन ए डेमोक्रेसी। आप अगर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, आप अगर किसी भी फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट क्या हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट से कंडक्ट करने के लिए भेज दिया जाता है? नहीं, आपको पहले किसी लोकल स्टाफ के साथ में, वहाँ के लोकल डॉक्टर्स के साथ में पहले उसके अंडर में काम करने के लिए रखा जाता है, ताकि आप हर एक चीज़ का नॉलेज ले सकें। आपकी 5 साल की पढ़ाई के अंदर भी आपको कई तरह के प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। तो ये सब क्या होता है? ये आपका एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। In 1992, in the entire country, similar Panchayati Raj and Urban Institute of Local Self-Governments came into existence। अच्छा, ये लोकल जो कि रूल्स हैं, यह पंचायती राज कब से अस्तित्व में आया? इन 1992 से। अब हम आगे ले रहे हैं 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज। इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस एट द रूरल लेवल। इसमें अब हम सबसे पहले रूरल लेवल पे बात करेंगे, फिर हम अर्बन लेवल पे बात करेंगे। ठीक है। सो ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स। कि जो ग्राम पंचायत होता है, तालुका पंचायत हैं और जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत हैं, हमने 3 पार्टीशंस में डिवाइडेड किया था। तो ये तीनों ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस के पार्टीशंस होते हैं। ईच ऑर्गेनाइजेशन इज म्यूचुअली ज्वाइंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम्स, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन इसमें टॉप से लेकर के बॉटम तक, जैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई होती है, और इसी तरह से हमारी जो तालुका पंचायत है वह ग्राम पंचायत से भी जुड़ी हुई होती है, और आपके डिस्ट्रिक्ट पंचायत से भी जुड़ी हुई होती है। सो at all the levels of the Panchayati Raj, in order that the local development task, schemes and welfare originated programs are carried out efficiently, and organizations are provided with required funds and मीन्स मतलब कि और भी कई सारे तरीके जिनके द्वारा हम किसी स्कीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो ये सारा डिस्ट्रिक्ट पंचायत से पहले तालुका में आता है, तालुका के बाद में उस एरिया के ग्राम पंचायत में जाता है। दैट इज द चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड वेरियस चेयरमैन्स of various communities of the district panchayat. What is the administrative head is the district development officer, DDO, and the main office of the district panchayat is situated at the district headquarter. अच्छा, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के अंदर क्या होता है कि अलग अलग फील्ड से रिलेटेड, जैसे अलग अलग तरह के ऑफिसर्स होते हैं। जैसे हमने मिनिस्ट्री के अंदर देखा था कि अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट पंचायत में भी इसी तरह से होता है। और इनका जो हेड ऑफिस होता है वह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहलाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, और इसके ऑफिसर्स को डीडीओ के नाम से जाना जाता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स। इन सभी को अंडरलाइन कर देना। Similarly, the leader of the elected wings of the taluka panchayat is called the president, and the head of the administrative wing is called taluka development officers. ये हमारा जैसे सरपंच को भी हम कह सकते हैं, यहाँ पर प्रधान होता है तालुका लेवल पे, और उसे आपका टीडीओ भी कहा जाता है, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर्स। और एट द लोअर लेवल सरपंच इज़ द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल्स। इस सरपंच नाम से तो आप सारे जने वाकिफ़ होंगे कि गांव के अंदर आपने भी आपके लोकल गांव के अंदर के बारे में सुना होगा कि यहाँ के सरपंच ये पर्सन्स हैं, फलाना पर्सन्स हैं, या जो भी है XYZ। तो यानी कि सरपंच क्या होता है, गांव के लेवल पे होता है, टीडीओ एक तालुका लेवल पे होता है, और डीडीओ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स, जिससे कि हम डिस्ट्रिक्ट हेड के नाम से भी जानते हैं, ये वैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इज़ द तलाटी का मिनिस्टर and the handles the administrations of the panchayat, the village in which the election and the sarpanch are
unanimously elected are declared as the Samras village and it is honored by a prize. जो एक गांव द विलेज इन विच द इलेक्शन एंड द सरपंच आर अनएमिनियसली इलेक्टेड, उसमें एक ही पर्सन जो कि इलेक्टेड हो जाता है, उसके अगेंस्ट में कोई भी खड़ा नहीं होता है, यानी कि उस गांव के अंदर किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा नहीं है और उस गांव का एक ही पर्सन है जो कि उसका अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसे समरस विलेज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ का जो सरपंच है वहाँ का अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है और ऐसे विलेजेस को प्राइज़ भी मिलता है। अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देख लेते हैं कि हमने पहले पढ़ा था सेकंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, जिससे कि एग्जीक्यूटिव था, उसके 2 टाइप्स थे, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। इसमें एक तरफ गवर्नर चीफ मिनिस्टर्स आ जाते हैं सेंट्रल लेवल पे और एक तरफ आती है लेजिस्लेटिव असेंबली, जबकि इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस के अंदर आते हैं हमारे रूरल लेवल एंड ये अर्बन लेवल्स के अंदर, क्योंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जिसमें कि प्रेसिडेंट, पंचायत, ये सारा सभी आपस में जुड़े हुए होते हैं। किस तरह से जुड़े हुए होते हैं या आपस में आप एक इस टेबल के द्वारा देख सकते हैं। आगे ले रहे हैं हम अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। आज हम इस लेसन को कंप्लीट ही कर देते हैं ताकि आगे हम फिर कल दूसरा लेसन स्टार्ट कर सकें। As per the 74th constitutional amendments, the urban area were provided with the Urban Institute of Self-Governance as per the population of the area. क्योंकि 74th constitutional amendments के अंदर एक अर्बन एरियाज़ के अंदर एक अर्बन इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी, जिसे कि सेल्फ गवर्नेंस का नाम दिया गया था वहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग से। सो एट द फर्स्ट लेवल देयर इज म्यूनसिपलिटी। अगर हम अर्बन लेवल में शहरी एरिया में देखें तो सबसे पहले नगर पालिका आती है, म्यूनसिपलिटी। एट द सेकंड लेवल देयर इज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, फिर नगर परिषद आती है, एंड द थर्ड लेवल देयर इज़ महानगर मैजिस्ट्रेटी, और तीसरे लेवल पे महानगर परिषद के नाम से जानी जाती है, नगर पालिका, नगर परिषद एंड महानगर परिषद। ठीक है। In all the 3 wings of the Urban Institute of Self-Governance, a mayor is elected from the majority wings. इसमें भी एक पूरे एरिया को अलग अलग वार्ड्स के अंदर डिवाइडेड कर दिया जाता है और उन वार्ड्स के द्वारा जिस भी वार्ड पार्टी को सबसे ज़्यादा मेजोरिटी मिलती है उसके हेड को मेयर अपॉइंट किया जाता है। In all the 3 wings of the Urban Institute of Local Self-Governments, a mayor is elected from the majority wings. Apart from this, there are chairmen of various communities and corporations as per various wards. अब अलग अलग वार्ड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग चेयरमैन बनाए जाते हैं। वार्ड वाइज रिजर्वेशंस फॉर वुमेन एंड रिजर्व सीट्स इज कास्ट इज मेंटेन। अब एक पूरे यानी कि महानगर पालिका के अंदर या नगर पालिका के अंदर सपोज कीजिए 30 सीट्स हैं, तो इनका परसेंटेज वाइज जैसे कि 1/3 सीट्स अगर वैसे वुमेंस के लिए रिजर्व हैं तो उनको प्रोवाइड करवाई जाती है जितने परसेंट है का, अगर किसी भी कास्ट को अगर रिजर्वेशन दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग उनकी सीट्स को रिजर्व किया जाता है। वेरियस कम्युनिटीज़ कैरी आउट वेरियस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनी फील्ड इन द डिसेंट्रलाइज्ड मैनर। अब जैसे हमने बात की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने वर्क को डिसेंट्रलाइज्ड करके स्टेट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल भी अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करके डिसेंट्रलाइज्ड कर देता है और अलग अलग जो कमेटी के जो मेंबर्स बने हुए होते हैं उनके द्वारा उस वर्क को करवाता है, जैसे कि सिटी प्लानिंग, लैंड रिफॉर्म्स, रोड्स, ब्रिज, फ्लाईओवर्स, ब्रिज कंस्ट्रक्शंस, वाटर मैनेजमेंट, सेवेज मैनेजमेंट, सिविल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट फैसिलिटी, फायर डिपार्टमेंट सर्विस, ये सारा अलग अलग पर्सनस के द्वारा यहाँ इनको सोल्व करवाया जाता है। एजुकेशन, हेल्थ, कल्चर एंड एंटरटेनमेंट। सो सिटी स्केप डेवलपमेंट ऑफ मर्ज एंड आपका जो graveyard, removed of slums, overall development, etc. are carried out by the Urban Institute of Self-Governance. ये सारे हमारे एरियाज़ के अंदर ये सारे वर्क कौन करता है? अर्बन एरियाज़ के अंदर जो सेल्फ गवर्नेंस के इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे कि नगर पालिका, नगर परिषद, यह करते हैं।
all are managed by fund collected from people under the public private partnership. इनका जो फंड आता है, इनका जो डेवलपमेंट के लिए जो फंड आता है वह पीपीपी के द्वारा आता है। पीपीपी की फुल फॉर्म ध्यान में रखना, पब्लिक पार्टनरशिप। So as well as the taxes collected from the people's and government grants, इसी के द्वारा जो गवर्नमेंट के गवर्नमेंट्स के द्वारा इनको ग्रांट्स भी दी जाती है, बजट दिया जाता है, या पीपल से जो टैक्सेस लिए जाते हैं, जैसे कि आपका हाउस टैक्स आता है, जिसमें कि हर साल अभी आपके घर पे वीरा पावती आती है, क्योंकि साल में एक बार ली जाती है। ये सारा क्या होता है, टैक्सेस होता है, जिनके के द्वारा ये अपने बजट को प्रिपेयर करता है। The administrative head of the municipal corporation is known as the municipal commissioner। और एक जो कि म्यूनसिपल बोर्ड का जो हेड होता है उसे हम म्यूनसिपल कमिश्नर्स के नाम से जानते हैं। अंडर हिम देयर आर जोनल हेड हैविंग टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज एंड वेरियस ऑफिसर्स। इसके अंडर में एक जोनल हेड होता है जिससे कि टेक्निकल नॉलेज होता है और भी कई सारे ऑफिसर्स होते हैं। मैंने कोर्डियल रिलेशन इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द इलेक्टेड विंग्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स। अच्छा, ये जो जोनल हेड होता है ये होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जबकि जो हमारा एज ए म्यूनसिपल कमिश्नर्स होता है वह होता है हमारा जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। सो जब इन दोनों के बीच में अगर म्यूचुअल कम्युनिटी पाई जाती है, आपसी समझौते की भावना पाई जाती है और आपसी समझ पाई जाती है, तब एक एरिया के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जुडिशरी, जो कि थर्ड एंड लास्ट ऑर्गन है। इसे हम अगले चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे डिस्क्राइबली। यहाँ पे आपको शॉर्ट से दिया है, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड द आइडियल्स दैट आर इट्स सिटीजन शुड बी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, देयरबाय ए जस्ट एंड इक्विटेबल सोशल ऑर्डर कैन बी एस्टेब्लिश्ड। कि जुडिशरी की स्थापना कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्यों की गई है? क्योंकि हम हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं उन्हें सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली जस्टिस दे सकें। सो इफ़ एनी पर्सन ब्रेक एनी लॉ देन ही इज ईदर पनिश्ड और फाइंड बाय द जुडिशरी। अगर किसी भी पर्सन्स के द्वारा अगर कोई किसी भी कानून को तोड़ा जाता है तो या तो उन्हें पनिश किया जाता है या उनसे फाइन किया जाता है। द जुडिशरी चेक वेदर द लॉ आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। और जुडिशरी का वर्क क्या होता है कि जो भी लॉज बनाए जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। एंड इफ़ द लॉ इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन इट डिक्लेयर्स द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड्स। और अगर जुडिशरी को लगता है कि अगर ये कानून संविधान के अनुरूप नहीं बना है तो उसे न्यूलीफाई भी कर सकती है। So, if federal system power and functions are divided among unit states and centers, it is the functions of the judicial systems to see that both the center and the state government carry out their own work without interfering with each other works। हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम्स हैं। फेडरल सिस्टम्स का मतलब कि हमारे सेंटर की अलग गवर्नमेंट बनी हुई है, स्टेट की अलग गवर्नमेंट बनी हुई है, और फिर से एक थर्ड टायर के अंदर भी डिवाइडेड किया गया है। तो हर एक टायर अपना अपना वर्क करता रहे। इसके लिए जुडिशरी क्या करती है कि कोई भी डिपार्टमेंट एक दूसरे को इंटरफेयर ना करे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्योंकि यूनियन लिस्ट बनी हुई है, स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट्स के पावर्स दे करके रखे हैं, कोई भी एक दूसरे के पावर्स का मिसयूज ना करें, इसलिए जुडिशरी इसका ध्यान रखती है। When any dispute arise between the center and the union state, then they are solved by the Supreme Court। अगर कभी सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन स्टेट्स के द्वारा अगर कोई के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है किसी भी मुद्दे को लेकर के, जो सुप्रीम कोर्ट उसे सॉल्व करती है। द इंडियन जुडिशरी इज कंटिन्यूस एंड लीनियर्स। ये पूरी एक लाइन वाइज हैं, हमने चैप्टर्स में पढ़ा था कि और आगे भी पढ़ेंगे कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके अंडर में जितने भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स आती है। तो ये सारी एट द टॉप ऑफ द सेंट्रल लेवल देयर इज़ द सुप्रीम कोर्ट, द मिडल ऑफ द स्टेट लेवल देयर आर हाई कोर्ट्स एंड द बॉटम लेवल देयर आर यानी कि ट्रायल कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स और वेरियस सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। सो नाउ दिस lesson is over and completed, and in the next
video. We will start our next lesson. Thank you so much for cooperating and paying attention.